नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ताने वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड में यात्रा को और अधिक आसान बनाने और यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य से हेरिटेज एविएशन ने नई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। ये सेवा केंद्र सरकार की उड़ान यानी कि UDAN योजना के तहत संचालित होगी। नई हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। नई हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगी। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की दूरी कम करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हेलीकॉप्टर सेवाएं राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे यहां राज्य के पर्यटन और विकास को गति मिलेगी। वहीं बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इसका विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, अभी जब हम यहाँ अपनी लाभार्थी बहनें जो आज हेली सेवा से आने वाली हैं, उनसे जब बात कर रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से बताया कि काफी कठिन यहाँ से देहरादून पहुंचना और देहरादून से वहां पहुंचना, लगभग अगर दोनों तरफ का समय आने जाने का गिन लिया जाए तो 24 घंटे का समय लगभग लग जाता है आने जाने में। एक बड़ा समय और समय की भी बचत होगी और जो कठिनाई भरा रास्ता है उसके लिए भी कहीं न कहीं आसान पहुंच हो जाएगी। और कभी किसी संकट काल में या किसी समय कोई इमरजेंसी होती है, उस समय में बहुत आसानी से हमको अन्य सेवाएं भी मिल पाएंगी। इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान है, जहां नैनीताल का अपना महत्व है, मसूरी का अपना महत्व है, बागेश्वर क्षेत्र का अपना महत्व है। ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नैनीताल जिसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है, अपनी मनोरम झीलें, नैना देवी का मंदिर, शक्तिपीठ, कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बागेश्वर की मैं बात करूं तो सरयू, गोमती नदी का है, कोट भ्रामरी मंदिर, बैद्यनाथ धाम, बागनाथ मंदिर, ऐसे अनेक और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला वहां का जाना जाता है। और अभी हमारे विधायक जी ने और वहां के लोगों ने बड़ा प्रयास करके जो हमारी वहां पर कीवी की फसल का उत्पादन शुरू किया है, वो कीवी की फसल, उसकी मांग आज पूरे देश दुनिया में बढ़ती जा रही है। लीती, सामा ऐसे क्षेत्रों में जो हमारी दुर्गम स्थान है, उन स्थानों पर एक अच्छा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई बागेश्वर की टीम को देना चाहता हूं और विधायक गड़िया जी को और उनके साथियों को देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार काम वहां पर शुरू किया है। अब इस हेली की शुरुआत से अब इन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनका आनंद लेने वाले पर्यटकों को भी यहाँ आसानी से पहुंचने में उनको सरलता होगी, आसानी से पहुंच सकेंगे। और जो समय इनका काफी लगता था, वो करीब 1 घंटे का समय हो जाएगा। 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का जो 24 घंटे लगता था, तो लगभग 22 घंटे का समय, 20 घंटे का समय हमारा बचेगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के शुभारंभ होने पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे कदम पर्वतीय क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे।
यूथ फाउंडेशन और वाडिया इंस्टीट्यूट की ओर से जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा पर धून में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। सेमिनार में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ ने प्रतिभाग किया। सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अस्तित्व का है और इस समय की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने उत्तराखंड जैसी पावन भूमि पर जन्म लिया है, जहां अभी दिखा रहे थे कि 64% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है। हमारे वाले में तो ज्यादा आता है, 71। जहां पर हिम ग्लेशियर हैं, 12 महीने लगातार प्रभावित रहने वाली नदियां हैं, झील हैं, अनेक हमारे नाले, गाड़, गधेरे, अनेक स्रोत देवभूमि में हैं और पर्वतों से आच्छादित, वनों से आच्छादित हमारा राज्य है। आज जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमारे सामने नदियों का संगीत, पर्वतों की गंभीरता और जो वनों की हरियाली है वो तैरने लगती है, ऐसा अनुभव होने लगता है। जब भी हम देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारे बारे में एक अलग प्रकार की सोच पूरी दुनिया की होती है। हमको देखते ही जैसे उनको ऐसा लगता है कि कुछ साफ सुथरा, कुछ ठंड का ऐसा अनुभव सामने वालों को होता है। मैं केवल देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में मुझे भी जाने का अवसर मिला, मैं लोगों से मिला हूं, तो लोगों की एक विशिष्ट प्रकार की सोच है हमारे लिए। ये वातावरण हमारी है और हमारी संस्कृति की नींव भी है, लेकिन दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन ने आज हमारी इस विशिष्ट पहचान के सामने भी एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ मौसम के पैटर्न में जो बड़ा बदलाव आया है वो इस बात का संकेत है कि हमारा पर्यावरण पहले से कहीं अधिक संकट में है। परंतु मेरा मानना है कि ये समय निराश होकर बैठने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने का समय है, एक दिशा देने का। आज मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं जलवायु संरक्षण की दिशा में हर संभव काम कर रही है और निकट भविष्य में भी और तेजी से हम काम करेंगे और तेजी से हम उसको धरातल पर उतारेंगे। आज जहां हम एक और हरियाली मिशन के अंतर्गत लाखों की संख्या में हम पौधे रोपित कर रहे हैं, वहीं जल शक्ति अभियान के माध्यम से 1000 गांवों में तालाब और जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी सुबोध उनियाल जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देशवासियों से आह्वान किया था, एक पेड़ मां के नाम, वो भी अभियान हमारे यहाँ बहुत तेजी से चला था और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं अनेक स्थानों पर उस अभियान के दौरान गया तो मुझे हमारे सभी सरकारी विभाग, संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, काम करती हुई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल हैं, साथ ही कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई। 13-14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13-14 तारीख में,
तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट में अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज़्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में भी मार्च के या फरवरी एंड में हमको एक अच्छी स्पेल मिली थी, उससे जो टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे थे तो वो भी ख़त्म हुआ, वो भी सामान्य के आसपास आ गए थे फिर उसके बाद से। और अभी भी तापमान देखें तो कुछ जगहों में बिल्कुल सामान्य के आसपास है। हाँ, कुछ स्टेशन है जहाँ पे कि थोड़ा 1 से 2 डिग्री तक जो है वो सामान्य से ऊपर है, 2 डिग्री तक के आसपास आप कह सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो 1 से 8 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ सकता है 1-2 दिन आगे जो है, लेकिन उसके बाद जब बारिश होगी 13 से तो घटेंगे। तो बारिश की एक्टिविटी जैसे मैंने बोला 13, 14, 15 में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और बर्फबारी की जहाँ तक बात कर लें तो 3200 या 3500 मीटर के आसपास के क्षेत्र है, उन एरियाज में, हाई रीचेज में आपको स्नोफॉल एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी, हल्की से कहीं कहीं मध्यम तक की भी। फिर आप ये देखेंगे कि जो एक्टिविटी है फिर 18, 19, 20 में भी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि एक वीक अगर मैं बात कर लूँ 13 से लेकर 20 तक, तो इसमें जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है आपको वो मिलती रह रही है। और उस वजह से आप देखेंगे जो रेनफॉल हमको मिलनी चाहिए मंथ में वो मिलेंगी। और साथ ही जो तापमान है वो भी सामान्य के आसपास या 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इसी तरह के चलेंगे। विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बिना पंजीकरण एवं अपर्याप्त सुविधाओं के अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर आज जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सहसपुर क्षेत्र में 10 मदरसों को दस्तावेज चेक करने के बाद सील किया है। और आपको बता दें कि इससे पूर्व भी विकासनगर क्षेत्र में जो मदरसों एवं एक मस्जिद को सील किया गया था, सील किए गए मदरसों की संख्या 19 पहुंच गई है। उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि तहसील विकासनगर क्षेत्र में 61 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कि 29 मदरसे बिना मदरसा बोर्ड पंजीकरण एवं कुछ अन्य खामियों के चलते चिन्हित किए गए थे। और उन्हीं चिन्हित किए गए मदरसों पर सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है, जो कि आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान समुदाय विशेष के लोगों का भी हल्का फुल्का विरोध देखने को मिला। आज तहसील विकासनगर के अंतर्गत जो अपंजीकृत मदरसे थे उन पर कार्रवाई की गई है। सहसपुर थाना अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 10 मदरसों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और शेष कल जारी रहेगी। टोटल आपका अब तक की कार्रवाई का कितना होगा? अभी तक जो कार्रवाई की गई है 28 फरवरी के बाद, ये 19 मदरसे सीज किए जा चुके और भी है इसमें आगे कार्रवाई जारी? हैं। अभी 10 बचे हुए हैं जिस पे कल कार्रवाई। मुस्लिम सेवा संगठन का आरोप भी है कि रमजान के महीने में कार्रवाई की जा रही है सर, इस पर क्या विचार है? ये पूर्व में ही जो मदरसे थे इनकी जांच की गई थी और जांच की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सभी लोगों को पंजीकरण के लिए अवगत करा दिया गया था। उसके बाद पंजीकरण जिन लोगों ने नहीं कराया उन पर ही कार्रवाई की। क्या कोई विरोध इस दौरान देखने को मिला? कुछ लोगों के द्वारा इसमें आपत्ति की गई थी तो उनको समझा दिया। तो लोगों का कहना है कि नोटिस दिए बिना ही कार्रवाई हो रही है। कि पूर्व में जो जांच हुई थी उसमें उनके प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे और उन लोगों को सारी चीज़ों से अवगत करा दिया गया था। उसके बाद जो मदरसे देखे गए कमरों में देखे किराए के सील हुए हैं, जो मदरसे चल रहे हैं कुछ अपने भवनों पे चल रहे हैं, कुछ किराए के भवनों में चल रहे हैं, लेकिन अपंजीकृत रूप से चल रहे थे तो उन पर कार्रवाई की गई। आगे भी जारी रहेगी सर? ये जारी रहेगी। जो मुस्लिम सेवा संगठन लगातार विरोध कर रहा है उसको कैसे देखते हैं सर? अभी जो जिलाधिकारी महोदय का आदेश था उसके क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और आगे टीम में मौजूद है अभी पुलिस की टीम हमारे साथ मौजूद है, MDDA की है, शिक्षा विभाग और पंचकेदार श्रृंखला में से एक रुद्रनाथ के दर्शनों के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी कर दिया है। रुद्रनाथ के दर्शनों के उत्सुक श्रद्धालुओं को रुद्रनाथ की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इस बार इको विकास समिति के माध्यम से रुद्रनाथ पैदल यात्रा का संचालन किया जा रहा है और यात्रा मार्ग पर आवास के लिए अस्थायी टेंट और भोजन से जुड़ी सुविधाएं इको विकसित समिति के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसका शुल्क भी निर्धारित किया जाएगा। और पंचकेदारों में चतुर्थ रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में घूमने के लिए जाने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना जरूरी होगा और एक दिन में निर्धारित संख्या में ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को रुद्रनाथ भेजा जाएगा। इस दुर्गम क्षेत्र में पर्यटन
पर्यटक और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एक निश्चित समय के बाद आगे की यात्रा के लिए अगले दिन का इंतजार करने की व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर श्रद्धालु और पर्यटकों के ठहरने सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, ये पूरी जानकारी देंगे। रुद्रनाथ पंचकेदार श्रृंखला के सबसे सुंदर स्थानों में से एक केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य के अंतर्गत स्थित रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के मुख की होती है पूजा। रुद्रनाथ मंदिर एक गुफा में बने हुए हैं। देश के कोने कोने से रुद्रनाथ आते हैं श्रद्धालु। नेपाल के पशुपतिनाथ की तरह यहां भगवान शिव के रुद्र रूप। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। चारधाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए 1 माह पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, और चाहे वे प्रदेश की हो या बाहरी राज्यों की। बसों के संचालन के लिए यूनियन से बातचीत कर रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। देखिए, चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया। काशीपुर में नगर व क्षेत्र की अनेक महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर दीपक बाली को रंग लगाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। महापौर दीपक बाली ने भी सभी माता बहनों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। महिलाओं ने भी महापौर को गुलाल का टीका लगाकर शुभकामनाएं दी और होली के गीत गाए। हाँ, इनके द्वारा जो काशीपुर की सम्मानित जनता के द्वारा जो महापौर के रूप में मुझे यहाँ बैठाया गया, तो उसके बाद ये पहला त्योहार है हमारा। तो ये सब मेरी बहनें पर्वतीय कॉलोनी से, गढ़वाल कॉलोनी से, शहरी कॉलोनी से, ये सब लोग यहाँ पर होली मिलने के लिए आई हैं। और मेरी बहनों ने मुझे आकर यहाँ होली के त्योहार के लिए आशीर्वाद दिया है अपना। सब बड़ी ने छोटी ने स्नेह दिया है, और मैं भी इन सबको परिवार सहित रंगों के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये सब लोग होली खेलना चाहते थे, तो यहाँ पर आकर मुझे आशीर्वाद स्वरूप इन लोगों ने मेरे को रंग लगाया है। मैं तो देखिए कभी कभी ज्यादा भावुक हो जाता हूँ। आप लोग भी मीडिया के मेरे सब बंधु देख रहे हैं लगातार कि सभी लोग अपने पास बुलाना चाहते हैं, बुला रहे हैं, और मैं जा भी रहा हूँ। और अभी भी होली में भी मैं कल भी 2-3 जगह पर होली मिलन में गया था ना, पशुपति विहार में भी गया था। और वो धर्मपत्नी भी लगातार जो है आप महिलाओं मेरी बहनों के बीच में पहुंच रही हैं। तो एक बात बताइए, जब इतना प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो कौन अभिभूत नहीं होगा। मैं तो बस भगवान का भी इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, और काशीपुर की सम्मानित जनता का धन्यवाद है ही है कि मेरे प्रति उनका इतना स्नेह है और आशीर्वाद। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है, जहां पर लगातार खनन माफिया द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। वह सूचना मिलने पर पत्रकार जब खबर बनाने पहुंचे तो खनन माफिया द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि जो लोग मेला घाट क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कार्य कर रहे हैं, वे लोग लगातार पत्रकारों को डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। पत्रकार प्रेस परिषद घटीमा इकाई के बैनर तले पत्रकारों ने संगठित होकर अपने झनकैया बता दें कि झनकैया थाना अध्यक्ष को ज्ञापन देने का प्रयास किया गया था, और लेकिन वहां पर थाना अध्यक्ष न होने के कारण खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह विष्ट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ये सिसैया का मामला बता रहे हैं, जिसमें कुछ खनन माफियाओं द्वारा वहाँ पर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे पत्रकार बंधुओं से अभद्रता भी की जा रही है। तो इसको मैंने संज्ञान में ले लिया है। हो सके तो आज ही मैं इस मौके में जाऊँगा। झनकैया थानाध्यक्ष को भी मैंने बता दिया कि वो भी इसमें कार्रवाई करेंगे, और मैं स्वयं इसमें जाऊँगा और देखूँगा कि ऐसे लोग जो अवैध खनन कर रहे हैं, एक तो उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, और जो पत्रकारों के साथ अभद्रता के वो भी ना हो। इसका मैं
सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पार के पास एक युवती ने गंग नहर में छलांग लगा दी। वहीं ड्यूटी पर तैनात सीपीयू के जवान ने तत्परता दिखाते हुए नहर की युवती को सकुशल बाहर निकाला और युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालात सामान्य बताई जा रही है। पुलिस युवती के बारे में जानकारी जुटा रही है। डोईवाला के भाजपा नेता और पूर्व में भाजपा संगठन के जिला महामंत्री राजेंद्र तड़ियाल को ऋषिकेश भाजपा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेंद्र तड़ियाल के भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद डोईवाला पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डोईवाला की एक कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनाने पर भाजपा हाईकमान को आभार जताते हुए डोईवाला में होली के रंग उड़ाकर और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। ऋषिकेश भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि पार्टी नेताओं ने जो विश्वास उन पर जताया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पार्टी के सभी लोगों को साथ लेकर संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पे एक सामान्य से कार्यकर्ता पर विश्वास किया और मुझे जिलाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं अपनी ओर से अपने क्षेत्रीय विधायक आदरणीय बृजभूषण गैरोला जी, सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर निशंक जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को ऋषिकेश जिले की जिम्मेदारी दी गई और निश्चित रूप से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आगे जिस तरीके से पूर्व में भी हमने महामंत्री रहते हुए काम किया और सभी को साथ लेकर, जितने भी अपने कार्यकर्ता, अपनी मातृशक्ति सभी को साथ लेकर आगामी जो जिलाध्यक्ष का कार्यकाल है उसे पूर्णतः ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और मैं शीर्ष नेतृत्व का एक बार फिर आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है और सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी के साथ मिलकर, सभी के साथ एक राय से एक साथ बैठकर काम किया जाएगा और एक साथ सभी को जिसकी जो जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी सामंजस्य। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सोमवार को पंतनगर में आयोजित 117वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी में समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने किसान मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण, विभिन्न उत्पादों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय के 117वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के समापन कार्यक्रम में भाग लेने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और इस विश्वविद्यालय का कृषि के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्थापना काल से ही ये विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार एवं कृषि विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय से डिग्री धारक न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में नित्य नवीन कृषि विकास की माथा लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति के अग्रदूत होने की विश्वसनीयता भी अर्जित की है। मैं माननीय कुलपति महोदय का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और सर मुझे लगता है पूरे आज मेले का आकर्षण वो 6 फुट 2 इंच की लौकी रही और इसके अलावा काफ़ी कुछ नई टेक्निक्स भी हम लोग को देखने को मिली। फार्मिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आता है और ये यूनिवर्सिटी को बहुत हमेशा 2 कृषक मेले जो होते हैं तो मुझे लगता है हर मेले में कुछ ना कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। इस बार नई पुस्तकें का जो सेक्शन आया है वो काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अल्मोड़ा से हमारी प्रीति भंडारी मैडम आई हैं, 2 लाख की कमाई कर जा रही हैं। तो ये सॉरी बहुत अच्छा एक एक तो यूनिवर्सिटी ने भी इसमें आपने देखा है सपोर्ट किया है कि हम लोग एक तो मिलेट्स को सपोर्ट करेंगे पूरा, उसके लिए हमने एक कॉर्पोरेट फंड भी बना लिया है। ग्रीष्मकालीन धान के रोप पे पूरा इसमें अमल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 मार्च तक सभी को इसमें अनुमति दी है, उसके बाद इसको तो हम लोग रोक लगाएंगे ताकि यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन की जो बात करते हैं उसको हम लोग बढ़ा सकें। हमारी कोशिश, जैसे यूनिवर्सिटी ने भी बताया कि ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पे बात है कि फार्म जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है,
वो प्रोडक्ट में लिख कर आ जाए। और दिवाइल ब्लॉक जो हमारा ऑर्गेनिक ब्लॉक है, वो अगर क्या पूरे प्रदेश को हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं अगर इसमें